हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। क्या है टैक्सोनॉमी, यानी कि इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं टैक्सोनॉमी के, उसके ऊपर बात करेंगे। और जो ब्रांचेस हैं टैक्सोनॉमी की, उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सभी बच्चे कागज कलम लेकर के बैठ जाएंगे जिससे कि उनका ये टॉपिक बिल्कुल तैयार हो जाए। सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 का ही ये टॉपिक है, काफी रिलायबल टॉपिक है। क्योंकि आप अगर थर्ड सेमेस्टर में हैं और बॉटनी पढ़ रहे हैं तो आपको टैक्सोनॉमी के तौर पर बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ने पड़ती हैं जो आपको बॉटनी सब्जेक्ट में आनी ही चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, टैक्सोनॉमी की जब भी बात आती है और टैक्सोनॉमी टर्म जब भी आता है तो वो सिर्फ अपने आप में एक टर्म नहीं है, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग हो जाता है बॉटनी का, जिसको हम लोग कह देते हैं टैक्सोनॉमी, जिसको हिंदी में वर्गीकी कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। क्या है इंट्रोडक्शन में, देख लेते हैं। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें जीवों यानी कि ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की जाती है कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर तथा क्लासिफिकेशन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। साइंटिफिक अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत जीवों का किया जाता है उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। खास करके यहां पर आइडेंटिफिकेशन को लेकर के बात की जाती है, नोमेनक्लेचर को लेकर के बात की जाती है और उसके क्लासिफिकेशन को लेकर के बच्चों बात की जाती है। इसलिए टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई पहले पहचान सकते हो आप, पहचानोगे नहीं तो उसका नामकरण कैसे करोगे? और नामकरण होगा तभी आप उसका क्लासिफिकेशन सही ढंग से प्रॉपरली कर पाएंगे। टैक्सोनॉमी वह विज्ञान है जो अर्थ पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों को उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के आधार पर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में बांटता है। जाहिर सी बात है, ताकि उनका अध्ययन आसान और वैज्ञानिक ढंग से किया जा सके। यानी कि टैक्सोनॉमी एक प्रकार की साइंस है, एक प्रकार की विज्ञान है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको सिमिलैरिटीज के आधार पर, समानताओं के आधार पर, डिफरेंसेस के आधार पर व्यवस्थित ग्रुप्स में, व्यवस्थित समूहों में डिवाइड किया जाता है और फिर उनके ऊपर रिसर्च की जाती है। फिर उनके ऊपर अध्ययन करना आसान हो जाता है और वैज्ञानिक ढंग से हम लोग उसका अध्ययन कर पाते हैं, साइंटिफिक वे में हम उसका अध्ययन कर पाते हैं बच्चा। जो टैक्सोनॉमी है, शब्द दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो टैक्सोनॉमी वर्ड है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से दो वर्ड हैं? देखिए यहां पर बताया गया भी है बच्चा। टैक्सिस, टैक्सिक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट को कहते हैं व्यवस्था, है ना, व्यवस्था। दूसरा जो वर्ड है उसको कहते हैं नोमोस, इसका मतलब होता है लॉ, यानी कि नियम या कानून। यानी कि इसका अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें टैक्सोनॉमी का तो निकल के आता है नियमों के अनुसार व्यवस्थित करना। यानी कि टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि व्यवस्था होनी चाहिए, और व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? नियम और कानूनों के आधार पर व्यवस्था होनी चाहिए। तो ओवरऑल टैक्सोनॉमी का जो शाब्दिक अर्थ बनता है कि नियमों के अनुसार व्यवस्था करना। कुछ रूल्स हैं, कुछ उन रूल्स की प्रतिबद्धता है, कुछ उनका एक क्राइटेरिया फिक्स है, उसके आधार पर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट किया जाना, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। आगे देखिए क्या बताया गया है। टैक्सोनॉमी के विकास में अनेक वैज्ञानिक का योगदान रहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान, सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है, कार्ल लिनियस का माना जाता है। उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी के जनक कहा जाता है।
टेक्सोनोमी को लेकर के बहुत सारे साइंटिस्ट आप पढ़ेंगे अभी जब हम लोग टेक्सोनोमी की बात करेंगे, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा नाम आता है कार्ल लिनियस साहब का आता है, चूंकि उन्होंने टेक्सोनोमी को लेकर के सबसे पहले शुरुआती दौर में 1753 में जो उनकी बुक आई थी, स्पीसीज प्लांटेरम नाम की जो बुक आई थी, उसमें उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को समझाया, बताया, उसके रूल्स को बताया, और शुरुआती दौर में उन्होंने उस चीज को समझा, उसकी प्रस्तावना को रखा। इस कारण उनके कंट्रीब्यूशन उनका बहुत बड़ा हो जाता है, और इसी कारण उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? कार्ल लिनियस साहब को माना जाता है और कहा जाता है। ये नाम आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत खास और इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। बताया गया है इन्होंने 1753 में प्लांट्स तथा 1758 में एनिमल्स के साइंटिफिक नोमेनक्लेचर की बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टेक्निक को लोकप्रिय बनाया। अब मैंने आपको बताया है कि जो कार्ल लिनियस साहब थे, उन्होंने 1753 में प्लांट्स के बारे में और 1758 में एनिमल्स के जो वैज्ञानिक नाम थे उनको लेकर के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, जो टेक्निक लेकर आए थे, उसको उन्होंने बहुत फेमस, लोकप्रिय बनाया, वर्ल्ड वाइड लेवल पर लोकप्रिय बनाया। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्टों के बीच में, लोकल पॉपुलेशन के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहता था, खास करके वैज्ञानिक नामों को लेकर के, वो चीज उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज की, सॉल्व की, और इस कारण जो उनका कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, बहुत लोकप्रिय माना जाता है और हम लोग पढ़ते भी हैं उसको। आगे देखिए, टेक्सोनोमी वर्ड, जो टेक्सोनोमी शब्द है, सर्वप्रथम एपी डिकैंडोले ने अपनी पुस्तक थ्योरीज एलिमेंटरी डी ले बोटेनिकी में सबसे पहले प्रस्तुत किया था। ठीक है, टेक्सोनोमी जो वर्ड है वो किसने दिया था? एपी डिकैंडोले साहब ने दिया था, और उनकी एक पुस्तक थी थ्योरीज एलिमेंट्री डी ले बोटेनिकी, जिसमें उन्होंने इस वर्ड को प्रस्तावित किया था, दिया था। तो एपी डिकैंडोले साहब का नाम भी आप याद रखिएगा, बहुत बड़ा नाम है टेक्सोनोमी में, इनको बहुत बड़े लेवल पर इनको हम लोग जानते पहचानते हैं। आगे देखिए, वर्ल्ड में अब तक विभिन्न प्रकार के प्लांट्स की 40 लाख स्पीसीज ज्ञात हैं, जिनमें से लगभग 70% जो स्पीसीज हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स की हैं। यानी कि जो 40 लाख स्पीसीज हैं, सॉरी 40 लाख तो नहीं है, ये 40 लाख, ठीक है, 40 लाख, कंफ्यूजन में ना रहिएगा, 40 लाख स्पीसीज हैं, और 40 लाख जो स्पीसीज हैं उनका 70% जो भाग है वो फ्लावरिंग प्लांट्स का है। यानी कि कौन से पौधों का है? जो वेल डेवलप्ड पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्मिक जो पौधे होते हैं, उनकी बात की जा रही है। तो 70%, जो 40 लाख का 70% है, वो कौन सी स्पीसीज हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स की हैं। प्राचीन काल में मानव द्वारा पौधों का वर्गीकरण उनकी यूटिलिटी के आधार पर, यानी कि उनका यूज कैसे किया जा रहा है, जैसे कि फूड के रूप में, मेडिसिन के रूप में, फाइबर के रूप में इत्यादि, और भी कुछ फॉर्म्स में हो सकते हैं, किया गया। परंतु बॉटेनिकल नॉलेज में ग्रोथ के साथ पौधों का वर्गीकरण उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे उनका जो नेचर होता है, नेचर हो सकता है उनका हर्ब नेचर हो, श्रब नेचर हो सकता है, ट्रीज का नेचर हो सकता है, कोटिलेडन्स की संख्या के आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है, जिसमें मोनोकोटिलेडनस एक बीजपत्री जिनको कहते हैं, डाइकोटिलेडनस जिसको द्विबीजपत्री कहते हैं, या फिर उनके फ्लोरल कैरेक्टर्स के आधार पर, यानी कि पॉलीपिटेली व गेमोपिटेली आदि के आधार पर किया जाने लगा। यानी कि शुरुआती दौर में जो
क्लासिफिकेशन किया जाता था वो पौधों का उनकी यूटिलिटी के आधार पर उनका किस तरीके से यूज किया जा रहा है, फूड के रूप में, मेडिसिन के रूप में, फाइबर के रूप में, उस आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता था, जो कि एक साइंटिफिक आधार नहीं है बच्चों। भाई किसी को अगर आप किसी का डिवीजन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सिर्फ उसके यूटिलिटी के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, तो क्या ये सामान्य है, क्या ये क्राइटेरिया हो सकता है? तो ये क्राइटेरिया सही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बॉटेनिकल नॉलेज बढ़ी, बॉटनी के संबंधित जानकारी बढ़ती चली गई, और जानकारी बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि उनके मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर होते हैं, यानी कि उनका जो नेचर होता है, हार्वेसियस नेचर हो सकता है, उनका स्रवी नेचर हो सकता है, झाड़ी नुमा हो सकते हैं, ट्रीज के रूप में हो सकते हैं, बड़े वृक्षों के रूप में हो सकते हैं, या उनके उनमें जो कोटिलीडंस की संख्या होती है, बीज पत्रों की जो संख्या होती है, उनके आधार पर, यानी कि एक बीज पत्री भी हो सकते हैं, मोनोकोटिलीडंस जिनको कहते हैं, द्विबीजपत्री भी हो सकते हैं जिनको डाइकोटिलीडंस कहते हैं, या उनके फ्लोरल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि पॉलीपिटेलस कंडीशन का होना, गैमोपिटेलस कंडीशन का होना, इन कैरेक्टर्स पर उनका वर्गीकरण करना स्टार्ट कर दिया गया। और ये समय के साथ हो गया, जैसे जैसे बॉटेनिकल इंफॉर्मेशंस बढ़ती गई, नॉलेज बढ़ती गई, और इस प्रकार के डिवीजन्स या क्लासिफिकेशंस किए जाने स्टार्ट किए गए। 17वीं शताब्दी में के प्रारंभ में लीवेनहुक 1674 द्वारा माइक्रोस्कोप के आविष्कार के पश्चात अनेक ऐसे पादप समूहों का ज्ञान हुआ जो नग्न आंखों, यानी कि नेक्ड आईज से सीन ना थे। 17वीं शताब्दी में 1674 के आसपास जब लीवेनहुक साहब के द्वारा माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन किया गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर्मेट हुई, और उस टाइम पर जो नेक्ड आईज से हमको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंपोनेंट नहीं दिखाई देते थे, उनको देखा जाना स्टार्ट हुआ, उनकी जानकारी प्राप्त होना स्टार्ट हुई, जिससे कि और अच्छे तरीके से पौधों का क्लासिफिकेशन संभव हो पाया। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी भी पौधे को अधिक डीप तरीके से, अधिक स्पष्ट तरीके से देख पाएंगे, तभी आप उसका अच्छे से, बेहतर ढंग से क्लासिफिकेशन कर पाएंगे बच्चा। जाहिर सी बात है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। 19वीं शताब्दी में बच्चा क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में प्रस्तुत वर्गीकरण पद्धतियां पौधों के आकृतिक लक्षणों, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ साथ एनाटॉमिकल तथा जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी लक्षणों पर आधारित थी। यानी कि 19वीं सदी में जब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है बच्चों, 19वीं सदी में जब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है, तब क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर तो किया ही जा रहा था, उनके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के आधार पर, यानी कि उनकी जो आंतरिक संरचना होती है, उन कैरेक्टर्स के आधार पर भी क्लासिफिकेशन हो रहा था। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, यानी कि किस तरह का पौधा किस जगह पर, किस हैबिटेट में पाया जा रहा है, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन और उन लक्षणों के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाना स्टार्ट हो गया। और आज भी देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात बच्चा यहां पर लिखी हुई है कि आज भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वर्गीकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो वर्गीकरण के अकॉर्डिंग, वर्गीकरण के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत खास माने जाते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का पता होना, एनालाइज किया जाना किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वर्गीकरण के लिए इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्टली किसके लिए इंपॉर्टेंट है, टैक्सोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या बताया गया है। 1859 में डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के प्रकाशित या पब्लिश होने के पश्चात वर्गीकरण की जाति वृत्ति, जिसको फाइलोजेनेटिक कहते हैं, नाम याद रखिएगा बच्चा, फाइलोजेनिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइलोजेनी वर्ड याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है इवोल्यूशन हिस्ट्री। अभी बात हम लोग करेंगे
फाइलोजेनेटिक पद्धतियां प्रस्तुत की गई। इनमें जीवों के परस्पर आनुवांशिक समानताएं यानी कि जेनेटिक सिमिलैरिटीज तथा आनुवांशिक यानी कि कोशिका आनुवांशिक यानी कि साइटोजेनेटिक कैरेक्टर वर्गीकी के प्रमुख आधार थे। जो 1859 की जब बात की जाती है, डार्विन की जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात की जाती है, उसमें फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन या कैरेक्टर्स की बात की जाती है। उसका सीधा सा मतलब होता है कि इवोल्यूशन हिस्ट्री कैसी है। तो उन इवोल्यूशन हिस्ट्री के बेस पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उनको कह देते हैं फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। और उसमें जेनेटिक सिमिलरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आनुवांशिक समानताएं देखी जाती हैं, एनालाइज किया जाता है। साइटोजेनेटिक्स कोशिका आनुवांशिकी या कोशिका आनुवांशिक चीजों को एनालाइज किया जाता है। और ये सारी चीजें किसके आधार पर देखी समझी जाती हैं? फाइलोजेनी इवोल्यूशन हिस्ट्री को एनालाइज किया जाता है, समानताएं देखी जाती हैं, डिफरेंसेस को समझा जाता है और उसके आधार पर जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का क्राइटेरिया हो सकता है क्लासिफिकेशन का, और बेहतर और रिलायबल क्राइटेरिया होता है। तो इतना अगर आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे तो इनफ हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट के, टेक्सोनोमी के जो मुख्य कंपोनेंट हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे बच्चा। भाई कुछ घटक हैं टेक्सोनोमी के, कुछ मुख्य आधार हैं जिनका पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कम से कम ग्रेजुएशन लेवल पर आपको इतनी बातें तो आनी ही चाहिए जो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, कौन कौन से घटक हैं इंपॉर्टेंट। देखिए टेक्सोनोमी के 3 प्रमुख घटक होते हैं, 3 प्रमुख या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है पहचान करना, यानी कि किसी जीव की सही पहचान करना, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म को सही पहचाना जाना। और आइडेंटिफिकेशन के लिए उनके शेप, कलर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर और अन्य कैरेक्टर्स का अध्ययन किया जाना। यानी कि आइडेंटिफिकेशन जब किया जा रहा है तो सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे सही ढंग से, और पहचानने के लिए उसके शेप का यानी कि उसका आकार कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके कुछ अन्य कैरेक्टर्स भी होते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है, तब हम किसी चीज को आइडेंटिफाई सही ढंग से कर पाते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बच्चा, उसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नामकरण। नामकरण का मतलब क्या होता है? जीवों को या ऑर्गेनिज्म को वैज्ञानिक नाम देना। आपको पता है कैरोलस लिनियस साहब ने जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, उसके आधार पर प्लांट्स को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है जो यूनिवर्सल होता है, सार्वत्रिक होता है, पूरे विश्व में उसी नाम को माना जाता है और उसको एक विशेष प्रकार के रूल्स के द्वारा बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है टैक्सोनॉमी के कंपोनेंट्स में। और ये जो नामकरण होता है ये इंटरनेशनल रूल्स के अनुसार किया जाता है, यानी कि जो नामकरण है वो कैसा होना चाहिए? इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उनके आधार पर ये नामकरण होना चाहिए बच्चा। ठीक है ना? सारी चीजें समझते हुए चल रहे हैं हम लोग, एक एक कंपोनेंट को समझते हुए चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप इंडियंस बायोलॉजी हब टीम के साथ में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो कोई समस्या होने वाली नहीं है। देखिए थर्ड जो आपका कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण जो होता है जीवों को उनकी समानताओं यानी कि सिमिलैरिटीज और संबंधों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटना, यानी कि समानताओं के आधार पर और एक दूसरे के साथ में रिलेशन को देखते हुए उसको आधार बनाते हुए उनको अलग अलग समूहों में डिवाइड किया जाता है। और उसके आधार पर क्लासिफिकेशन में पहले किंगडम आता है जो कि हायर टेक्सोनोमिक रैंक होती है। तो सबसे पहले किंगडम, उसके बाद में फाइलम, उसके बाद में क्लास और ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज।
जो स्पीसीज होती है वो सबसे लोअर टेक्सोनोमिक रैंक होती है। कैसी होती है बच्चा? लोअर टेक्सोनोमिक रैंक होती है बच्चों। कैसी होती है? लोअर टेक्सोनोमिक रैंक होती है। और हायर टेक्सोनोमिक रैंक किंगडम होती है। तो इस आधार पर इस तरीके से क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन को बनाया जाता है, किया जाता है। तो तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। हालांकि कुछ बुक्स को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको दो चीजें और पढ़ने को मिलती हैं। पहली बात है इसमें कंपोनेंट के रूप में ही आप इसको देख सकते हैं, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन भी आपको बताना होता है। जैसे कि किसी जीव के सभी महत्वपूर्ण कैरेक्टर का सिस्टमेटिक और साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन लिखना, साइंटिफिक तरीके से उसको जो लिखना या उसका डिस्क्रिप्शन देना डिस्क्रिप्शन कहलाता है। जैसे कि उसका शेप बताना, उसका साइज बताना, उसका कलर बताना, उसकी मॉर्फोलॉजी बताना, एनाटॉमी बताना, हैबिटेट बताना, रिप्रोडक्शन बताना, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? डिस्क्रिप्शन कहलाती हैं। हालांकि ये चीजें उन्हीं तीन कंपोनेंट के अंतर्गत आ जाती है, लेकिन अगर आप इनको अलग से पढ़ के लिख देंगे तो बहुत बेहतर तरीके से दिखाई और समझ में आता है। हालांकि ना, तो समझ में आ रहा होगा आपको। आगे एक बात बताई गई है, क्या बताई गई है? एफिनिटीज। एफिनिटीज का मतलब होता है संबंध या समानता। किसी जीव का अन्य जीवों के साथ समानता यानी कि सिमिलरिटी, और विकासवादी संबंध। विकासवादी का संबंध का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशन, ज्ञात करना एफिनिटी कहलाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है टेक्सोनोमी का, जिसमें एफिनिटीज को समझा जाता है कि किसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर, एनाटॉमी के आधार पर एक दूसरे से समानता और रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग देखते हैं ना, हमारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे हाथों की जो संरचना होती है, चमगादड़ के पंख जो होते हैं, जो लटकने में, हैंगिंग करने में उसको हेल्प करते हैं, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे हाथों की इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल समान होती है। घोड़ों के पैरों के जो अगले पैरों की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल समान होती है हमारे हाथों की इंटरनल स्ट्रक्चर की तरह। जो बतख होती है जो पानी में तैरती है, आपने देखा होगा कि उनके जो हाथों या पैरों की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर के समान होती है बच्चा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दिखाती हैं कि इवोल्यूशन का एक जुड़ाव रहा है, एक संबंध रहा है। तो उन चीजों के को ध्यान में रखना भी एक क्लासिफिकेशन में हेल्प करने जैसी चीज रहती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार के जो कंपोनेंट हैं उनको आपको टेक्सोनोमी में याद रखना रहता है। ठीक है ना? आगे हम लोग बात करते हैं। आगे क्या बात होनी है? आगे हम लोग बात करेंगे ब्रांचेस के बारे में, यानी कि टेक्सोनोमी की जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, उनकी बात करेंगे। तो टेक्सोनोमी की मुख्य 3 ब्रांचेस हैं, 3 भागों में इसको बांटा जाता है। पहला नाम आता है अल्फा टेक्सोनोमी, बीटा टेक्सोनोमी और गामा टेक्सोनोमी। 3 ब्रांचेस हैं। पहले हम लोग सबसे पहले अल्फा टेक्सोनोमी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना? अल्फा टेक्सोनोमी के ऊपर बच्चों हम लोग बात करेंगे। क्या होती है अल्फा टेक्सोनोमी? बहुत ही सरल भाषा में एक एक चीज पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। यही प्रतिबद्धता है, यही हमारा मकसद है कि आपको एक एक बात समझ में आए, आपको उतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज ना समझनी पड़े, आपको बहुत आसान, बहुत सिंपल भाषा में हम लोग समझा पाए, यही पर्पज है हमारा। तो देखिए क्या बताया गया है, जब कोई साइंटिस्ट किसी जीव को पहली बार खोजता है, पहली बार कोई चीज खोजी जा रही किसी साइंटिस्ट के द्वारा, उसकी पहचान करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, उसका विस्तृत वर्णन यानी कि डिस्क्रिप्शन करता है, और उसे साइंटिफिक नेम देता है। तो यह कार्य अल्फा टेक्सोनोमी कहलाता है। यानी कि किसी को पहले खोजा जाना किसी साइंटिस्ट के द्वारा, फिर उसकी पहचान की जाना,
पहचान के बाद में उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाना और फिर उसको साइंटिफिक नेम दिया जाना, इसी को क्या कहते हैं, अल्फा टेक्सोनोमी कहा जाता है। इसकी कुछ खास बातें क्या हैं बच्चों, कि न्यू स्पीशीज की खोज में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नोमेनक्लेचर और उसे स्पीशीज के रूप में विस्थापित करने में, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज खोजी जा रही है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं अल्फा टेक्सोनोमी। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। आगे बताया गया है बीटा टेक्सोनोमी। क्या होती है बीटा टेक्सोनोमी? बीटा टेक्सोनोमी की बात कर रहे हैं तो देखिए बताया गया बच्चा कि जो बीटा टेक्सोनोमी है, जब कोई स्पीशीज की तुलना करके यह तय किया जाता है कि वे किस समूह, यानी कि कौन सी जीनस में या किस फैमिली में, किस ऑर्डर इत्यादि में वो इंक्लूड होना चाहिए या किसी ग्रुप में आएगी, तो इसे बीटा टेक्सोनोमी कहते हैं। यानी कि तुलना करके हम लोग किसी स्पीशीज को ये डिसाइड करते हैं कि उसको किस जीनस में, किस फैमिली में, किस ऑर्डर में उसको रखा जाना चाहिए, इसको बीटा टेक्सोनोमी कहते हैं। इसकी खास बातें क्या हैं कि इनमें विभिन्न स्पीशीज की तुलना की जाती है, समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को समझा जाता है, और उचित वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन उचित तरीके से हायर लेवल से किया जाता है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर आदि निर्धारण करना, यानी कि बीटा टेक्सोनोमी में जीनस, फैमिली, ऑर्डर भी निर्धारण करने में आसानी होती है और अच्छी ढंग से इसका निर्धारण किया भी जाता है। आगे देखिए गामा टेक्सोनोमी। गामा टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है कि जब वैज्ञानिक यह अध्ययन करते हैं कि अलग अलग जीव आपस में कैसे जुड़े हैं, उनका विकास यानी कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, और वे आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स रूप से कितने समान हैं, तो इसे गामा टेक्सोनोमी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो इसको कहते हैं गामा टेक्सोनोमी कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या बताया गया बच्चा? इसमें बताया गया है कि इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, डीएनए एनालिसिस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी और फाइलोजेनी। अब देखिए गामा टेक्सोनोमी का मतलब क्या है कि जब हम लोग इस तरह से एनालाइज करते हैं चीजों को, ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से इवोल्यूशन के आधार पर, अपनी जेनेटिक्स के आधार पर, अपनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के आधार पर, अपनी इकोलॉजी के आधार पर, अपनी फाइलोजेनी के आधार पर एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इसी को एनालिसिस करना, इसी की जानकारी करना गामा टेक्सोनोमी कहलाता है। अब आप लोग देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की जो चीजें हैं वो हो सकती हैं। किसी की जेनेटिक्स को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमको अगर गामा टेक्सोनोमी समझनी है, हमको क्या करना है, इवोल्यूशन यानी कि उनके विकास के क्रम को समझना है, और विकास के क्रम में एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से कैसे जुड़ी हुई है, ये चीज समझी जब जाती है, उसी को गामा टेक्सोनोमी कहते हैं। ये जो भी टर्म बच्चों यहां पर लिखे हुए हैं, ये सिर्फ एकमात्र टर्म नहीं है, इनका बहुत बड़ा अर्थ है। जब इनको आप डीपली पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको एक एक बात समझ में आएगी कि कैसे जीरोफिटिक प्लांट ऐसी जगह पर पौधे लगते हैं जहां पर जो एनुअल रेनफॉल है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है, एक्वेटिक प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, फाइलोजेनी, भाई किसी के बिहेवियर को लेकर के एनालिसिस किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो गामा टेक्सोनोमी में पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं। अभी आपको सिर्फ उसका नाम याद रखना है और इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। तो ये टॉपिक हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। ध्यान रखें आप सभी बच्चों कि ये सारी चीजें, ये सारी बातें एक सीक्वेंशियल प्रोसेस के अंतर्गत चल रही हैं। आपको एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छी ढंग से प्रॉपरली हमारे चैनल के ऊपर बताया जा रहा है, और मोटिव तो यही है, सिर्फ हम
ये नहीं है कि ऐसा करना चाहते हैं कि 1 घंटे में बीएससी खत्म करना, नहीं करना चाहते हैं। हम लोग एक एक सेगमेंट को लेकर के, एक एक खंड को लेकर के चल रहे हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल प्रॉपर रेगुलर में वे में हो पाए, आप एक एक बात को समझ पाए, उसको बता पाए, समझा पाए, ये पर्पज है हमारा। और इसी चीज को लेकर के हम लोग अपनी प्रतिबद्धता को रखते हैं, अपने चीजों को रखते हैं। हमारी टीम इसीलिए परमानेंट काम करती है कि आप सभी के लिए इस तरह के कंटेंट को ला पाए जो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सके, आपकी चीजों को, आपकी लाइफ को सेटल कर सके और आपकी समझ को बहुत बेहतर बना सके। थैंक यू सो मच। ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें और आगे की जो भी अपडेट्स हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि आपको आपकी इच्छा अनुसार कई सारे टॉपिक्स उस अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।